जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले क्लास 12 हेल्थ केयर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके चैनल पर बने रहें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो हमारे हैं चैनल से जुड़ सकें। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जो फाइनल एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से हमारा जो 15 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएँगे और 15 अंक का हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएँगे, जबकि 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि संक्रमित अपशिष्टों के निपटान के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित रंग कोड कौन-सा है? अनुशंसित रंग कोड कौन-सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काला, बी पीला और सी सफ़ेद। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। वहीं दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि जन्म के समय कौन सी प्रतिरक्षा मौजूद होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जन्म के समय जो हमारे अंदर प्रतिरक्षा मौजूद होती है वो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग से पूछा जाए कि हैंड वॉश दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई थी। आप लोग इसे नोट करिएगा। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग से पूछा जाए कि सामुदायिक अस्पताल में बेडों की संख्या कितनी है? तो 30 से 50 के बीच होती है। ऑप्शन आप लोग इसे दे दीजिएगा। जबकि अगला प्रश्न अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि हाथों की स्वच्छता की दर कितनी होनी चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, 20 से 30 सेकंड तक होनी चाहिए। हमारे हाथों की स्वच्छता दर 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। इस तरह से ऐसे प्रश्न बार-बार आप लोग को फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएँगे। तो विटामिन ए से आप लोग का कौन-सा होता है? ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी से बेरी-बेरी और विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेटस होता है। वहीं एचएमपीवी वायरस के बारे में भी आप लोग को जानकारी दे देना चाहते हैं। एचएमपीवी एक ऐसा वायरस है जो जिनकी शुरुआत 2001 ईस्वी में सर्वप्रथम नीदरलैंड में हुई थी। कहाँ पे? नीदरलैंड में। वर्तमान समय में चाइना में इसका कहर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है और भारत में भी ये प्रवेश किए हुए हैं। ये खास करके छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। वहीं इससे हमारे श्वसन और फेफड़ा प्रभावित होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। श्वसन और हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके अलावा हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि इन सभी प्रश्न जो है हम पहले वीडियो में भी आप लोग को बता चुके हैं। तो हम सबसे पहले आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर ले चलते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न क्या कह रहा है, उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 अंक में जो हमारा प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा सेक्शन सी खंड में जो पूछा गया प्रश्न है, क्या सेक्शन सी और सेक्शन बी में सी में इस तरह का प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं बी में कह रहा है कि मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी होता है? एक अंक के प्रश्न होंगे। 6 में से 4 प्रश्नों का हल करना है। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मानव शरीर में लगभग 60% भाग जो होता है पानी होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। कितना प्रतिशत? तो 60% भाग पानी होता है। वहीं अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। एनीमिया नामक रोग होता है। और एनीमिया नामक को रोग में क्या होता है, बच्चे का व्यक्ति का शरीर जो होता है पतला दुबला हो जाता है। मुख्य रूप से चिड़चिड़ापन होता है और साथ ही शरीर जो है वो मानसिक तनाव से वो ग्रस्त हो जाता है। वहीं आगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि महिलाओं में समान हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों में महिलाओं में हीमोग्लोबिन यानी रक्त की मात्रा 12.0 से 15.7 या 15.5 के एभव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। और उम्र के साथ में इसमें बढ़ाव-चढ़ाव होता ही है। जबकि पुरुषों में भी मात्रा आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि पुरुषों में समान हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है। वहीं आगे कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नतम रेशेदार आहार किस स्थिति में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर दें। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि बच्चे का जन्म पंजीकरण कितने दिनों में करवाना अनिवार्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों,
जब हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो 21 दिन के अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। और ये हमारा स्थानीय जो हमारा सामुदायिक अस्पताल है वहाँ से करवाया जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि बच्चे का जन्म पंजीकरण कितने दिनों में करवाना चाहिए, तो 21 दिनों में करवाना चाहिए। वहीं आगे का प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनल रेटिनल है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, रेटिनल रेटिनल इसका रासायनिक नाम है। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न भी हम लोग देख लेंगे जो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संक्रमण के प्रकार लिखे, यानी संक्रमण के प्रकार लिखे। तो आप लोग को पता है कि संक्रमण एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। और संक्रमण से संबंधित हमारा जो रोग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। हैजा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइफाइड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइफाइड हो जाएगा। इसके अलावा फिर कोरोना हो गया, कोरोना, एचएमपीवी वायरस, ये सभी क्या हमारा संक्रमण से फैलने वाला बीमारी है। सी में जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अस्पताल में रखे चिकित्सा रिकॉर्ड के विभिन्न प्रकारों की सूची बनाएं। तो इन प्रश्नों को हल हम करेंगे आज। तो अस्पताल में रखे विभिन्न मरीजों के रिकॉर्ड्स के बारे में हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अस्पताल में जो मरीज के चिकित्सा रिकॉर्ड कई तरह के होते हैं। इसमें मरीज के मेडिकल इतिहास, निदान, उपचार और अन्य जानकारी शामिल होते हैं। वहीं अस्पताल के चिकित्सा रिकॉर्ड के कुछ प्रकार ये रहे हैं, जैसे कि अस्पताल में जो होते हैं मरीज का मेडिकल इतिहास होते हैं, दूसरा मरीज का निदान का उनके बारे में कागजात होते हैं, मरीजों को या फिर मरीज को दिया गया उपचार होते हैं, मरीज को दी जाने वाली दवाइयों की सूची होती है। इसके अलावा मरीज को पहले दिए गए टीकाकरणों की सूची होती है। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मरीज के पिछले प्रयोगशाला परीक्षण परिणाम, यानी कि जब मरीज इलाज करने के लिए जाते हैं फर्स्ट टाइम में, तो उनके बारे में भी उसमें दर्शाया जाता है। इसके अलावा मरीज के पहले अस्पताल में भर्ती होने और सर्जरी का इतिहास, यानी कि रोगी जब पहली बार अस्पतालीय विभाग में प्रवेश करते हैं तो जिस रोग का इलाज होता है उन सभी से संबंधित कागजात, उनके बारे में, रोगों के बारे में दर्शाया जाता है। साथ ही मरीज के जनसांख्यिकी जैसे ऊंचाई, आयु, लिंग, वजन, इन सभी के बारे में रिकॉर्ड्स में शामिल होते हैं। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं, इसके अलावा मरीज की बीमारियों का इतिहास भी उसमें दर्ज किया जाता है और मरीज का एलर्जी अर्थात किस कारण मरीज बीमार पड़े हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या होता है, हमारे जो रिकॉर्ड्स होता है उसमें दर्शाए जाते हैं। साथ ही अस्पताल के आंकड़े जैसे प्रवेश, डिस्चार्ज रिपोर्ट, मतलब अस्पताल से कब निकले हैं, कब डिस्चार्ज किए गए हैं, रिपोर्ट वगैरह, ये सभी दर्शाया जाता है। साथ ही बिस्तर, अधिभोग दर, जन्म दर, मृत्यु दर आदि इन सभी का ब्यौरा दिया जाता है। तो अस्पतालीय विभाग में रिकॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जो अस्पतालीय विभाग के अलावा मरीज के लिए भी काफ़ी कहने का मतलब है सकारात्मक और सहयोगी होते हैं। तो इस तरह से हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे, अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों के, टीका किसे कहते हैं, टीकाकरण की कौन सी विधियां होती है? तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं टीकाकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई। एडवर्ड जेनर के द्वारा टीकाकरण की खोज की गई थी, टीका की खोज की गई थी आप लोग। और सबसे पहला टीका कौन था, तो पेनिसिलिन थी। सबसे पहला टीका कौन था, तो पेनिसिलिन थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, प्रथम प्रतिजैविक के रूप में से जाना गया है। आगे हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका, वैक्सीन कहते हैं तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। साथ ही संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक रोग फैलने से टीकाकरण हमें हमारी बचाव करती है और हमारे शरीर को स्वच्छता प्रदान करती है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, टीके जो है, टीके के कारण, टीके एंटीजनी यानी कि पदार्थ होते हैं, टीके के रूप में दी जाने वाली दवा या तो रोग कारक जीवाणु या विषाणु की जीवित किंतु क्षीण मात्रा होती है, या फिर इनको मारकर या अप्रभावी करके, या फिर कोई शुद्ध किया गया पदार्थ जैसे प्रोटीन आदि हो सकता है। सबसे पहले चेचक का टीका आजमाया गया जो कि भारत या चीन
200 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग का। वहीं टीकाकरण के महत्व के बारे में भी आप लोग को बता देना चाहते हैं। तो टीकाकरण का क्या महत्व है? तो टीकाकरण आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का काम करती है। और दूसरा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। और तीसरा है टीकाकरण पीढ़ियों की रक्षा करता है, अर्थात हमारे शरीर को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जितने प्रकार के बीमारियां जो होती है, संक्रमण जो होती है, उनको मारते हैं। तो इसलिए टीकाकरण का हमारे जीवन में काफ़ी अहम योगदान है। वहीं भारत में टीकाकरण इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है हमारे भारत में, वहीं भारत में टीकाकरण यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी के भाग के रूप में बनाया गया है। यहाँ हमने सामान्य रूप से देश भर में पेश किए जाने वाले टीकों की अनुसूची दी गई है। टीकों के नाम के अलावा यह समय, खुराक, प्रशासन का मार्ग, प्रशासन का स्थल का वर्णन करता है। तो इस तरह से भारत में भी टीकाकरण का अहम योगदान है। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि टीकाकरण भारत में सबसे पहले टीकाकरण कब किया गया था? तो 1895 ईस्वी में या 1995 में? आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में लिखें 1895 या 1995। ये दो आप लोग को ऑप्शन दिया जा रहा है, तो जल्दी से आप लोग हमें कमेंट में करना ना भूलें कि भारत में टीकाकरण की शुरुआत कब से की गई। वहीं अगला हम प्रश्न, कुछ और भी प्रश्न है जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो व्यायाम से संबंधित भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यायाम शारीरिक गतिविधि का एक रूप है। यह एक योजनाबद्ध, संरचित और दोहराव वाला काम होता है। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है। हमें प्रत्येक दिन सुबह शाम समय के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। साथ ही आप लोग को बता दें कि व्यायाम के क्या फ़ायदे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो व्यायाम करने से मांसपेशियाँ मजबूत होती है, हृदय प्रणाली मजबूत होती है, वजन घटाने में मदद मिलती है, रक्त संचार बेहतर होता है, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। तो ये सारे फ़ायदे हमें व्यायाम से मिलते हैं। वहीं आप लोग को बता दें कि हृदय रोग, स्ट्रोक, टाइप 2, मधुमेह और कैंसर जैसे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। साथ ही मधुमेह के रोगी को इंसुलिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है, जबकि बीसीजी का टीका किन बीमारी में दिया जाता है? तो टीबी में दिया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं व्यायाम के प्रकार जैसे कि योग करना, योगासन में बहुत सारे आते हैं, कपालभाति या फिर प्राणायाम। प्राणायाम बहुत अच्छे माने जाते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, जिसमें हम लोग लोम विलोम करते हैं, श्वास को अंदर बाहर करते हैं और इससे हमारे शरीर के अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती है। इसके पे हमारा कसरत आ जाता है, जोर और दौड़ना, भारी वस्तुओं को उठाना, ये सभी क्या हमारे व्यायाम के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्न जो हमारे बचे हुए हैं उनको लेकर आएंगे। इसके अलावा हमारा जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है, इस पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट प्रश्नों को लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। धन्यवाद।